पेट्रोल में अब सिर्फ पेट्रोल नहीं है और इसी चेंज ने इंडिया को लाखों करोड़ों का फायदा दिया है। बट वेट, क्या ये सॉल्यूशन है? ये एक हिडन प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के इथेनॉल रेवोल्यूशन की, जहां इंडिया ने E20 ब्लेंडिंग टारगेट 5 साल पहले ही कंप्लीट कर लिया है। मतलब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स। पर ये सिर्फ फ्यूल का टॉपिक नहीं है, इसके पीछे इकोनॉमिक्स, फार्मर्स, एनवायरमेंट, कल्चर सब इंटरलिंक्ड है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग आखिर है क्या, इंडिया ने टारगेट 5 साल पहले कैसे अचीव किया, क्या क्या चैलेंजेस आए और इसका क्या क्या इम्पैक्ट रहा। फिर चाहे वो क्रूड ऑयल की इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना हो, या फार्मर्स की इनकम बढ़ाना हो, या एनवायरमेंट को कंजर्व करना हो, कोई भी डायमेंशन हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टॉपिक प्रीलिम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग लास्ट 1 ईयर में कॉन्स्टेंटली न्यूज में रहा है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये टॉपिक एक नॉर्मल फ्यूल स्टोरी नहीं बल्कि इंडिया के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो अब देखते हैं इंडियाज इथेनॉल रेवोल्यूशन। इंडिया का इथेनॉल रेवोल्यूशन एक मेजर माइलस्टोन अचीव कर चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है, इंडिया ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग यानी E20 2025 तक ही अचीव कर लिया है, जो कि टारगेट से 5 साल पहले ही अचीव किया है। ये अचीवमेंट शो करता है कि पॉलिसी एग्जीक्यूशन कितनी ज़्यादा फास्ट थी और इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना अग्रेसिव था। तो इसमें प्रोडक्शन साइड भी उतनी ही स्ट्रांग रही है। इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी 2014 में अप्रॉक्स 2 बिलियन लीटर थी, जो कि बढ़ के अब 2026 में 20 बिलियन लीटर्स तक पहुंच चुकी है, यानी सीधा 10 गुना ज़्यादा। मतलब सप्लाई साइड को पैरेलल स्ट्रेंथन किया गया है, तभी ये टारगेट पॉसिबल हो पाया है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी चेंज भी है। अप्रैल 2026 से इंडिया में जो पेट्रोल मिलेगा उसमें 20% इथेनॉल ब्लेंड तो रहेगा ही, साथ में 95 ऑक्टेन स्टैंडर्ड मैंडेटरी हो गया है। इसका ब्रॉडर इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इथेनॉल ब्लेंडिंग से इंडिया का फोकस क्लियर है, एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना, फार्मर की इनकम को बूस्ट करना और क्लाइमेट गोल को सस्टेनेबली अचीव करना। इसी अप्रोच के थ्रू इंडिया ग्लोबल लेवल पर बायोफ्यूल पॉलिसी में लीडरशिप रोल भी ले रहा है, स्पेशली ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के थ्रू। तो ये स्लाइड बेसिकली एक स्नैपशॉट था, जहाँ एक तरफ एग्रेसिव टारगेट अचीवमेंट है, दूसरी तरफ प्रोडक्शन एक्सपेंशन और पॉलिसी पुश। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि इथेनॉल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ब्लेंडिंग का एक्चुअल मैकेनिज्म कैसे काम करता है, जो प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे इंडिया ने इथेनॉल ब्लेंडिंग के थ्रू क्या क्या माइलस्टोन अचीव किए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है 20% इथेनॉल ब्लेंड यानी E20। इंडिया ने ये टारगेट 2025 तक ही अचीव कर लिया था, जिसकी डेडलाइन 2030 थी। ये डायरेक्टली बताता है कि इम्प्लीमेंटेशन कितनी ज़्यादा फास्ट थी और इम्प्लीमेंटेशन कितना ज़्यादा अग्रेसिव। सेकंड पॉइंट आता है 20 बिलियन प्रोडक्शन कैपेसिटी। 2014 में इंडिया की इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी 2 बिलियन लीटर थी सिर्फ, जो कि 2026 में 20 बिलियन लीटर्स तक पहुंच चुकी है। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था, सीधा 10x जंप। मतलब सिर्फ टारगेट अनाउंस नहीं हुआ है, सप्लाई चेन भी उतनी ही फास्ट स्केल अप हुई है। थर्ड देखते हैं 95 RON मैंडेट। अप्रैल 2026 से इंडिया में जो पेट्रोल मिलेगा उसमें 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ 95 ऑक्टेन भी शामिल होगा। ये फ्यूल क्वालिटी और इंजन कंपैटिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है। और इंडिया बायोफ्यूल पॉलिसी में लीडरशिप रोल भी प्ले कर रहा है, स्पेशली ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में, जो G20 प्रेसिडेंसी के टाइम लॉन्च हुआ था। तो ये स्लाइड ग्लिम्स देता है टारगेट अचीवमेंट का, मासिव प्रोडक्शन का, ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पोजिशनिंग का। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके टाइप्स क्या होते हैं, जो प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब इथेनॉल के थोड़ा बेसिक्स देखते हैं। इथेनॉल बेसिकली इथाइल अल्कोहल है, जो मेनली शुगर या स्टार्च के फर्मेंटेशन से बनता है या पेट्रोकेमिकल रूट से भी बनता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये ऑक्सीजनेटेड फ्यूल है, मतलब जब ये बर्न होता है तो कंबस्शन ज़्यादा कंप्लीट होता है और एमिशंस कंपेरेटिवली कम निकलते हैं। अब यहाँ 2 कैटेगरीज दिखाई गई हैं, E10 E20 और E100। तो पहला देखते हैं E10 और E20। तो इसका मतलब सिंपल है, पेट्रोल के अंदर 10% या 20% इथेनॉल मिक्स। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये ब्लेंड एग्जिस्टिंग व्हीकल में भी चल जाते हैं, जैसे कार्स, बाइक्स एट्सेट्रा। यानी इंटरनल कंबशन इंजन्स में जनरली कोई भी मेजर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा आता है E100। ये प्योर इथेनॉल फ्यूल है, जिसमें सिर्फ इथेनॉल ही है। ये फ्यूल सिर्फ स्पेसिफिकली डिज़ाइंड व्हीकल्स में ही यूज़ होता है, जैसे फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स। यहाँ इंजन और सिस्टम दोनों ही इथेनॉल के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज होते हैं। तो इस पूरी स्लाइड का कोर आइडिया ये है, एक साइड पर ब्लेंडेड फ्यूल्स हैं जो करंट सिस्टम के साथ कंपेटिबल हैं, जैसे कि E10 E20, और दूसरी साइड पर प्योर इथेनॉल है जो फ्यूचर व्हीकल टेक्नोलॉजी के लिए रेडी है। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि इथेनॉल बनाने के लिए कौन कौन से सोर्सेज यूज़ होते हैं, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो इस स्लाइड में हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ फीड स्टॉक्स।
इथेनॉल बनाने के सोर्सेज कैसे टाइम के साथ चेंज हुए हैं। इसमें सबसे पहला आता है फर्स्ट जनरेशन। इसमें इथेनॉल एडिबल बायोमास के थ्रू बनाया जाता है, जैसे शुगर केन, मोलासिस, कॉर्न, डैमेज फूड ग्रेन्स, सरप्लस राइस एटसेट्रा। इथेनॉल के लिए ये अभी भी इंडिया का प्राइमरी सोर्स है, लेकिन इशू ये है कि ये डायरेक्टली फूड चेन से लिंक्ड है। इसके बाद आता है सेकेंड जनरेशन। यहाँ फोकस शिफ्ट होता है एग्रीकल्चर वेस्ट पर, जैसे पैडी स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, बैम्बू। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ स्टबल बर्निंग जैसे प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। उसके बाद आता है 3G यानी थर्ड जनरेशन। ये अभी भी डेवलपमेंटल फेज में ही है। इसमें एल्गी बेस्ड इथेनॉल की बात हो रही है, जिसमें ना एग्रीकल्चर लैंड की नीड होती है और ना ही फ्रेश वाटर की। ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। और लास्ट आता है फोर्थ जनरेशन। ये एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, जहाँ CCUS टेक्नोलॉजी और ग्रीन हाइड्रोजन को माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के थ्रू इथेनॉल बनाने की बात होगी, जिसका एम है कार्बन नेगेटिव फ्यूल प्रोडक्शन। तो ओवरऑल प्रोग्रेशन क्लियर है, एडिबल क्रॉप से वेस्ट बायोमास, फिर एल्गी और फाइनली एडवांस्ड कार्बन नेगेटिव टेक्नोलॉजीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब अगले पार्ट में देखेंगे गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ और फ्रेमवर्क यूज़ किए हैं जिससे ये एथेनॉल इतनी जल्दी पुश हो रहा है। तो अब देखते हैं इथेनॉल के पॉलिसी पिलर्स। द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसमें सबसे पहला आता है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, जो कि 2018 में आई थी और उसका अपडेटेड वर्जन 2022 में। इसी फ्रेमवर्क ने E20 ब्लेंडिंग टारगेट को एक्सेलरेट करके 2030 से 2025 तक एडवांस किया। फिर आता है GST रिडक्शन। पहले इथेनॉल पर टैक्स 18% था, जो कि अब रिड्यूस करके सिर्फ 5% कर दिया गया है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है और इंडस्ट्री को डायरेक्टली बूस्ट मिला है। थर्ड आता है EISS यानी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसके थ्रू गवर्नमेंट ने डिस्टिलरीज को सब्सिडाइज फाइनेंस दिया, जिससे नए प्लांट्स लगे और प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंड हुई। और लास्ट आता है लॉन्ग टर्म ऑफ टेक एग्रीमेंट्स यानी LTOAs। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है वो इथेनॉल की डिमांड गारंटी करती हैं, मतलब प्रोड्यूसर को पहले से ही पता है कि उनका इथेनॉल बिकेगा जो वो प्रोड्यूस करने वाले हैं। इससे रेवेन्यू सर्टेनिटी मिलती है और रिस्क भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये स्लाइड एक क्लियर पिक्चर देता है। पॉलिसी पुश, कॉस्ट रिडक्शन, फाइनेंशियल सपोर्ट और एश्योर्ड डिमांड, इन सब ने मिलकर इथेनॉल इकोसिस्टम को स्केल अप किया है। अब अगले पार्ट में देखेंगे कि एक्चुअल इम्पैक्ट इकोनॉमी पर कैसे पड़ा, स्पेशली ऑयल इंपोर्ट्स और रुपीज़ पर। तो अब देखते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग का इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रुपी में। तो इसमें सबसे पहले नंबर देखते हैं 1.36 लाख करोड़ फॉरेक्स सेविंग्स। ये सेविंग डायरेक्टली आई है क्रूड ऑयल की इंपोर्ट कम होने से। ये नंबर जो कि इक्विवेलेंट है $19.3 बिलियन से, मतलब जितना इथेनॉल ब्लेंड बढ़ रहा है उतना ही इंपोर्ट बिल रिड्यूस हो रहा है। अब सेकंड पॉइंट देखो, 89% इंपोर्ट डिपेंडेंसी। इंडिया अभी भी अपना मेजॉरिटी क्रूड ऑयल बाहर से ही इंपोर्ट करता है, इसलिए इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ एनवायरमेंटल स्टेप नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक नेसेसरी पॉलिसी पॉइंट भी है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी पड़ रहा है। जब इंपोर्ट्स कम होते हैं ना, तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो जाता है और ये एक बफर की तरह काम करता है। जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं, जैसे कि रिसेंट टेंशंस ईरान इजराइल वॉर के टाइम हमने देखे थे, तब ये बफर काम आता है और ये इम्पैक्ट को थोड़ा कंट्रोल में रखता है। तो ये स्लाइड बेसिकली ये दिखाता है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ फ्यूल चेंज नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी को भी रिड्यूस करने का टूल है। ये स्लाइड फार्मर के पर्सपेक्टिव से इम्पैक्ट दिखाता है और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट हाईलाइट हो रहा है, अन्नदाता टू ऊर्जादाता। इसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, इथेनॉल प्रोक्यूरमेंट के थ्रू 1.18 लाख करोड़ रुपीज़ डायरेक्टली फार्मर तक ट्रांसफ़र हुए हैं टिल 2025। मतलब जो फार्मर पहले सिर्फ फूड सप्लाई करता था, अब एनर्जी सप्लाई चेन का भी पार्ट बन रहा है। दिस डायरेक्टली शोज हाउ अन्नदाताज आर कन्वर्टिंग इनटू ऊर्जादाताज। इसका इम्पैक्ट एलाइड सेक्टर्स पर भी दिख रहा है। शुगर मिल्स का रेवेन्यू 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा एक्सीड कर गया है, जिससे उनके कैश फ्लो इंप्रूव हुई है और जो फार्मर्स के पेंडिंग ड्यूज थे वो भी क्लियर होने लगे हैं। साथ ही इसका क्लियर ट्रेंड दिखता है मेज़ प्रोडक्शन में। मेज़ बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए प्राइसेस बढ़ने से इसका इम्पैक्ट अप्रॉक्स 11% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से हुआ है, यानी CAGR। मतलब क्रॉपिंग पैटर्न में भी शिफ्ट आ रहा है और रूरल लेवल पर एग्रो प्रोसेसिंग हब्स डेवलप हुए हैं, स्पेशली यूपी, महाराष्ट्र और बिहार जैसे स्टेट्स में। इससे लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है और रूरल इकोनॉमी भी बूस्ट हुई है। तो ये स्लाइड क्लियरली दिखाता है कि इथेनॉल पॉलिसी सिर्फ एनर्जी सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है, ये डायरेक्टली फार्मर्स की इनकम, रूरल जॉब्स, एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे लिंक्ड है। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जो इक्वल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब देखते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के कुछ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स।
डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। तो इसमें सबसे पहला आता है 832 लाख मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड अवॉइडेड। इथेनॉल ब्लेंडिंग पे शिफ्ट करके हमने अप्रॉक्स 832 लाख मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवॉइड किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गए हैं। सेकंड आता है क्लीनर सिटी एयर। इथेनॉल ब्लेंडिंग पे शिफ्ट होके सिटी की एयर क्वालिटी पर भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखा है। इथेनॉल ब्लेंड से कार्बन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर एमिशंस काफ़ी हद तक रिड्यूस होते हैं, जिससे दिल्ली या दिल्ली जैसे अदर शहरों में एयर क्वालिटी में सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है। थर्ड आता है 65% ग्रीन हाउस गैस कट। शुगर केन बेस्ड एथेनॉल ग्रीन हाउस गैस एमिशन की लाइफ साइकिल में 65% तक रिडक्शन करता है, और साथ में मेज बेस्ड इथेनॉल ब्लेंड 50% तक कंट्रीब्यूट करता है इफ़ वी कंपेयर इट टू पेट्रोल विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी आता है वेस्ट टू वेल्थ, जो 78.2 मिलियन टन ऑफ फूड वेस्ट एंड एग्रीकल्चर रेजिड्यू, जो कि एक तरीके से वेस्ट है, हमने उसको क्लीन और यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। तो इससे वेस्ट भी कम हुआ, और जो वेस्ट है उसको सस्टेनेबली हमने वेल्थ में भी क्रिएट किया। अब अगले पार्ट में देखेंगे कि इस सिस्टम के चैलेंजेस क्या हैं, जहां टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकलिटी दोनों टेस्ट होते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग के हमने काफ़ी सारे फायदे तो देखे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं कंपेटिबिलिटी एंड एफिशिएंसी पे, जो डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं। इसमें सबसे पहला आता है एनर्जी डेंसिटी। जो ट्रेडिशनल पेट्रोल है और जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है, उसमें 45 to 55% एनर्जी एफिशिएंसी कम होती है। इससे लॉन्ग टर्म में रेंज रिड्यूस होती है और माइलेज पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। सेकंड आता है कोरोजन। जो इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, जिससे लॉन्ग टर्म में इंजेक्टर्स और सील कोरोड हो सकते हैं। थर्ड आता है वाटर इंटेंसिटी। 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए हमको लगभग 2800 से 3000 लीटर वाटर की नीड होती है। अगर आप इसको ऐसे देखें तो इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल एक हाई वाटर फुटप्रिंट है। और लास्ट आता है पाइपलाइन इनकम्पेटिबिलिटी। जो ट्रेडिशनल फ्यूल पाइपलाइंस हैं वो इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल कैरी करने के लिए एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है, इससे पाइपलाइन कोरोड होने का रिस्क ज़्यादा होता है। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन भी आती है। जो ओल्डर व्हीकल हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं कोरोजन और सील डिग्रेडेशन के लिए हायर इथेनॉल ब्लेंड्स के थ्रू। तो ये स्लाइड क्लियरली दिखाता है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के बेनिफिट के साथ साथ इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर भी काफ़ी चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। अब अगले पार्ट में देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट डिबेट, फूड वर्सेस फ्यूल, जो पॉलिसी लेवल पर काफ़ी क्रिटिकल है। अब देखते हैं द फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट। इसमें सबसे पहला आता है क्रॉप डिस्टॉर्शन। इथेनॉल के लिए हायर प्रोक्योरमेंट प्राइस मिलने से फार्मर्स पल्सेस और ऑयल सीड से शिफ्ट होकर शुगर केन और मेज की तरफ जा रहे हैं, जिससे ओवरऑल क्रॉपिंग पैटर्न डिस्टॉर्ट हो रहा है। सेकंड आता है मेज इंपोर्ट क्राइसिस। इंडिया में मेज बहुत लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसको डाइवर्ट किया गया है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, जिससे फूड क्राइसिस प्रोड्यूस हो रहा है। 2024-25 में इंडिया बिकेम अ नेट इंपोर्टर ऑफ मेज। थर्ड आता है ग्राउंड वाटर स्ट्रेस। शुगर केन जैसे क्रॉप्स ऑलरेडी वाटर इंटेंसिव है, और यूपी और महाराष्ट्र जैसे रीजन्स में ये एक्विफायर डिप्लीशन और एक्सेलरेट कर रहे हैं। फोर्थ आता है इन्फ्लेशन रिस्क। जब एफसीआई के राइस और मेज स्टॉक्स इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट किए जा रहे हैं, तो फूड सप्लाई पर डायरेक्ट प्रेशर बढ़ता है, स्पेशली पुअर पॉपुलेशन के लिए प्राइस वॉलिटिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो इस स्लाइड क्लियरली दिखाता है कि इथेनॉल पुश के साथ कुछ सीरियस ट्रेड ऑफ्स भी हैं। एग्रीकल्चरल पैटर्न, वाटर रिसोर्सेज, फूड स्केर्सिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इंडिया के फ्यूचर रोड मैप, जहां फोकस होगा फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स और नेक्स्ट लेवल ट्रांजिशन पर। अब देखते हैं वे फॉरवर्ड विजन 2070 स्ट्रेटेजिक एनर्जी ऑटोनॉमी। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ग्लोबल लीडरशिप। इंडिया बायोफ्यूल्स में अपना मॉडल एक्सपोर्ट करने की डायरेक्शन में जा रहा है, स्पेशली ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के थ्रू डेवलप कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन करके। सेकंड आता है डिसेंट्रलाइज एनर्जी सिस्टम। इथेनॉल डिस्टिलरीज एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी ग्रिड क्रिएट कर रहे हैं, जो सेंट्रलाइज रिफाइनरी से ज़्यादा रेसिलियंट होता है। थर्ड आता है डाइवर्सिफाइड यूजेज। इथेनॉल सिर्फ फ्यूल नहीं रहेगा, कुकिंग स्टोव्स और हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल इथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे एप्लीकेशंस एक्सप्लोर हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट नेट जीरो बाय 2070। इथेनॉल रोड मैप इंडिया के क्लाइमेट कमिटमेंट्स का कोर पार्ट है, जिससे लॉन्ग टर्म एमिशन रिडक्शन अचीव करना है। तो ये स्लाइड क्लियरली दिखाता है कि इथेनॉल सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं है, ये इंडिया का फ्यूचर एनर्जी इंडिपेंडेंस और क्लाइमेट स्ट्रेटेजी का बैकबोन बन रहा है। तो अब तक आपने देखा इथेनॉल रेवोल्यूशन सिर्फ फ्यूल चेंज नहीं, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां इकोनॉमी, फार्मर्स और एनवायरनमेंट सब कनेक्ट हो रहे हैं। अगर आप प्रीलिम्स 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल भी मिस नहीं करिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।